इस मंच पर अब होने जा रहा है जो सत्र, उसका नाम है कहानी और हमारा रिश्ता। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कांडपाल है और हमारे बीच में दो मूर्धन्य लेखक बैठे हैं जिनकी कहानियाँ आज के पाठकों को आंदोलित कर रही हैं, आलोकित कर रही हैं। मैं खुद डिफेंस पे लिखता हूँ, इसलिए मुझे आग्रह किया गया है कि मैं गोला बारूद आज यहाँ बरसाऊँ। तो पहले तो आपका हृदय से स्वागत महेश जी, आपका प्रभात जी बहुत बहुत स्वागत। और महेश जी का इसलिए भी दोबारा स्वागत क्योंकि महेश जी यहीं की उपज हैं, जन्म नहीं हैं, उपज हैं ये यहाँ की। और इसलिए भी आज आप जितने भी लोग बैठे हैं वो आपसे ज़्यादा जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे आपकी चीज़ों को। मैं टेलीविज़न का पत्रकार हूँ और मैं बिना पॉलिटिक्स की कुछ बातें नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं एक ओपन सेशन देना चाहता हूँ अपने दोनों वक्ताओं को। मैं चाहता हूँ कि आप 5 मिनट में अपनी कहानी, अपने लेखन का परिचय यहाँ बैठे हुए लोगों को दें ताकि फिर हम उस पर बात कर सकें। सबसे पहले तो मैं अल्मोड़ा के इस प्रांगण में आकर के ये महसूस कर रहा हूँ कि जो विवाहिताएं होती हैं जब वो अपने शहर में आती हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। मैं आपको सच बताऊं कि जब मैं GIC अल्मोड़ा में पढ़ा करता था और कक्षा 11वीं का छात्र था और अपने आप को 30 मार्खा समझा करता था, मैंने एक कहानी लिखी और सीधे कमलेश्वर जी को सारिका के लिए भेज दी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या होने वाला है। कमलेश्वर जी का पत्र हस्तलिखित आया और कहा कि ये कहानी स्वीकृत है और भविष्य में कभी भी छप सकती है। मैं लगभग पागल हो गया। हमारे अध्यापक चारूचंद पांडे जी थे और उन्होंने कहा कि भुला तुझे पता नहीं है कि इस पत्र का मतलब क्या है। हमारे यहाँ एक परंपरा अल्मोड़ा में तब थी कि तंबाकू की दुकानों पर ही पत्रिकाएं भी बिका करती थी। मैं हर बार, हर पक्ष, क्योंकि पाक्षिक थी पत्रिका सारिका, तो 15 दिन में एक बार उस दुकान का चक्कर लगाता, पत्रिकाएं देखता और ये दिखाता कि मैं सारिका ही देखने नहीं आया हूँ, मैं तो सारी पत्रिकाएं देखता हूँ। और सारिका पलटता और पाता कि मेरी कहानी तो वहाँ है नहीं। बरसों गुजर गए मित्रों, वो स्वीकृत कहानी नहीं छपी। और एक दिन ऐसा आया कि मैं खुद सारिका के संपादक मंडल में आ गया। तो हमारे एक बुजुर्ग साथी सुरेश उनियाल, कहानीकार बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे पुरानी फाइलें सारिका की दिखाई और कहा कि ये रही तेरी कहानी महेश चंद्र पांडे। अब मुझे ये लगा कि कहानी का जो सफ़र है वो कागज़ पर लिखे जाने से ही शुरू नहीं होता। हमारी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ पल पल सिखाती रहती है और जब मैं कहानी से जुड़ा तो मैं कहानी का मजदूर हो गया। जैसे मैंने महेश जी के बारे में कहा कि यहाँ की उपज हैं, प्रभात जी के बारे में एक परिचय, बाकी तो अपने बारे में बताएंगे ही कि प्रभात जी जहाँ रहे नहीं लेकिन जहाँ की उपज है वही के बारे में लिखते हैं। तो प्रभात जी आप अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कांडपाल जी। और सबसे पहले मैं बोलने से पहले ये बता देता हूँ कि मेरे साथ मंच पे कांडपाल जी हैं, महेश दर्पण जी हैं और दोनों किसी न किसी रूप में कुमाऊँ से जुड़े रहे हैं। और मैं अकेला आदमी हूँ जो कहीं से भी कुमाऊँ का नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक कुमाऊँ से अपना एक रिश्ता रहा है। जो ये रिश्ता रहा है कि मेरे जो कथा गुरु हैं, जिनके बारे में मैं लगातार लिखता रहा हूँ, जिनके ऊपर मैंने किताब लिखी, जिनके ऊपर मैंने PhD किया, वो मनोहर श्याम जोशी थे। तो मनोहर श्याम जोशी का जन्म का संबंध इसी धरती से रहा है और मनोहर श्याम जोशी के संपर्क में आने से या उनके प्रभाव में आने के बाद मेरे लेखकीय जीवन, एक नए तरह के लेखकीय जीवन की शुरुआत हुई, जो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं अल्मोड़ा की इस धरती का योगदान था। तो मैं बहुत आभारी हूँ अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि दिनेश जी ने कहा कि मैं जहाँ नहीं रहा वहीं की कहानियाँ लिखता रहा। जीवन को
मैंने लिखना बहुत देर से शुरू किया। जब तक मैंने लेखक कहानियाँ लिखनी शुरू की तब तक मैं संपादन कर चुका था और पीएचडी कर चुका था, बहुत सारे और काम कर चुका था, अंग्रेजी में एक पत्रिका से जुड़ा हुआ था, लेकिन लिखना बाद में शुरू किया। लेकिन ये था कि मैं जीवन को मैंने 3 स्तरों पर जिया। एक मैं गांव में रहा शुरू में, फिर कस्बे में रहा, फिर मैं दिल्ली में बहुत कम 17 साल की उम्र में दिल्ली में आया, एक बड़े एलीट कॉलेज हिंदू कॉलेज में पढ़ा और उस तरह का हो गया। लेकिन हमेशा जो मेरे अंदर एक इच्छा रही वो उस सीतामढ़ी में रहने की रही जहाँ की मेरी पैदाइश थी, और जहाँ जब भी मुझे थोड़ा बहुत जाने का मौका मिला मुझे उस जगह ने बहुत प्रभावित किया। तो एक तरह से मेरे पास मैं अपनी मेरी हर कहानी में सीतामढ़ी आता है और वहाँ का लोकेल, वहाँ का बदलता हुआ जीवन आता है। कहीं ना कहीं अपने उस मूल से जुड़े रहने की कोशिश में करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी उस धरती को मैं और क्या दे सकता हूँ। मैं वहाँ की कहानियों को जीवन दे सकता हूँ, वहाँ की कुछ कहानियाँ दर्ज करके छोड़ जा सकता हूँ, जो हो सकता है आने वाले समय में मेरे शहर को लोग उससे याद करें या न करें, कम से कम सुरक्षित रहेंगी। जो समय बदल रहा है उस समय को दर्ज करता चलता हूँ। महेश जी के अधिकांश लेखन में मध्यम वर्ग हमेशा से प्रमुख पात्र रहे हैं और महेश जी ने बहुत ही बेबाकी से सिस्टम पे, सरकार पे, व्यवस्थाओं पे चोट की है। महेश जी, ये जो आपका लेखन है पछाड़, ये तकरीबन 1.5-2 दशक पुराना लेखन है। आज अगर आप कहानी लिखेंगे तो ये हिम्मत कर पाएंगे कि आप सिस्टम पे चोट कर सकें? अगर मैं सिस्टम पर चोट करने की हिम्मत नहीं करूंगा तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। लेखक का पहला काम है व्यवस्था से टकराना और व्यवस्था का काम है लेखक की बात सुनना। हम उस ज़माने को देखते आए हैं जब राजनेता लेखकों के सामने सिर नवाया करते थे, और अब हम दूसरा ज़माना भी देख रहे हैं और हमें मालूम है कि ज़माना बार बार पलटी खाता है। इसी विमर्श को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा एलेबोरेट कीजिए कि कहानी आप सीतामढ़ी की कल्पना करते हैं, आप एक गली में अपनी पुरानी सखी से मिलने वाले शख्स की कल्पना करते हैं, सिलेंडर के लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को अगर उसकी किताब मिल जाती है तो उसे आप दिग्विजय कह देते हैं। ये व्यक्ति आज खड़े होते तो क्या कर रहे होते और ये आपकी कल्पनाओं में किस तरह से जूझ रहे होते? देखिए, समय बदलता है तो व्यक्ति बदलता है, उसका चरित्र बदलता है, व्यवस्था बदलती है तो समय बदल जाता है, और जब समय मनुष्य केंद्रित नहीं रहता तो मनुष्य विचलित होना प्रारंभ कर देता है। आप देखेंगे कि आज जिन इलाकों को हम सबसे ज़्यादा खामोश, शांत, दमित और कुचला हुआ मानते हैं, विरोध की आवाज़ें वहीं से शुरू होती हैं। वो अपनी आवाज़ों को आपके कान में मजबूरन पहुंचने की जगह बनाते हैं। जो कहते हैं ना, हमें अब एडजस्टमेंट नहीं करना, वो कहना किसका है? आप सोचिए कि समाज के सबसे दलित वर्ग का कहना है। एक समय वो लोग सिर झुका करके आपके सामने खड़े रहते थे, आज वो कहते हैं कि हम अपनी आवाज़ बनेंगे, अपना हक मांगेंगे और अधिकारों की समुचित व्याख्या करेंगे। तो वो चरित्र तो अपने आप बदलेंगे मित्रों। उसका कारण ये है कि समय अपनी डिमांड भी रखता है, अधिकार की भावना भी और साथ में कर्तव्य भी। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो मनुष्य का चरित्र बदलता है। प्रभात जी, आपकी कहानियों में क्या बदला पिछले 10 सालों में, 15 सालों में? देखिए, जो मूल चरित्र होता है, मैंने ये देखा कि मान लीजिए जिन शहरों की जैसी जिस संस्कृति की पहचान होती है वो मूल रूप से कहीं ना कहीं बदलता है। जैसे पिछले 10-15 सालों में जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और जिस चीज़ के द्वारा प्रभावित जीवन को मैंने बहुत पकड़ने की कोशिश की, वो टेक्नोलॉजी है। किस तरह से टेक्नोलॉजी ने आदमी के जीवन को बदला है, उनके अभाव के भरे जीवन को बदला है। किस तरह से नए अगर कोई इलाका, कहीं के लोग बड़े अपराध में बहुत माहिर अपराधी जहाँ के माने जाते हो, टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी और ज़्यादा माहिर अपराधी हो गए। आप इस समय देखिए कि जिन इलाकों को तथाकथित रूप से पिछड़ा कहा जाता था, इस समय सबसे ज़्यादा जो उन्हीं शहरों से, जामताड़ा जैसे शहरों से या मेवात जैसी जगह से जो सबसे पिछड़े माने जाते हैं तथाकथित विकास के आंकड़ों में, टेक्नोलॉजी ने वहाँ के लोगों को सबसे बड़े ठग मतलब फिशिंग वाले लोगों में बदल दिया है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं अपनी वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदल रहे हैं। तो किस तरह से संस्कृति
पूरी अपने तरह अपने आप को बदल रही है, किस तरह से लोगों का व्यक्तित्व चरित्र बदल रहा है, किस तरह से लोगों का जीवन बदल रहा है। मार्केज लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े लेखक थे, कोलंबिया के, उनकी एक बात थी जिसको बड़ा उद्धृत किया जाता था कि हर आदमी जो है वो 3 तरह का जीवन जीता है। एक सार्वजनिक जीवन होता है उसका, एक निजी जीवन होता है और एक उसका गुप्त जीवन होता है। टेक्नोलॉजी के आने के बाद तो हर आदमी का एक तीसरा जीवन शुरू हो गया है, जो उसका इनबॉक्स, उसके मैसेंजर, वर्चुअल जीवन एक चल रहा है, जो वास्तव में गुप्त जीवन था जिसकी उसने बहुत पहले कल्पना की थी। तो जीवन के स्तर जो हैं, कम से कम टेक्नोलॉजी ने ये काम ये किया है कि उस दूरी को ख़त्म कर दिया है। जो विकास के जो मानक थे कि सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए और जो बुनियादी स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, हो सकता है इन सुविधाओं के मामले में बहुत सारे इलाके अभी भी पिछड़े हों, लेकिन टेक्नोलॉजी के रूप में वो सब इलाके एक हो गए हैं। वो सब जो संस्कृति ने एक कर दिया है। दरअसल इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि अभी आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस इस्तेमाल किया कि आपका उत्तराखंड जब से विकास की चपेट में आ गया है। अब आप सीतामढ़ी के बारे में लिखते हैं, एक अंचल के बारे में लिखते हैं, एक गांव, एक शहर के छोटे कस्बे के बारे में लिखते हैं। अब स्मार्ट सिटी के दौर में अंचल बदला, छोटा कस्बा शहर में बदल गया, तो जाहिर सी बात है वो पनघट, हमारे उत्तराखंड में घराट, ये भी बदल गए। तो ये जो बदलाव आया, अब उन अंचल को कोई नया नाम देना चाहेंगे? उन अंचलों में आपके सीतामढ़ी ने, जब आपने पहली अपनी कभी कहानी लिखी होगी आज से 10-15 साल पहले, और आज आप देख रहे हैं, तो आपका सीतामढ़ी स्मार्ट सिटी हुआ या नहीं हुआ? मैं तो उसको दूसरे रूप में देख रहा हूँ। हाँ, हम लोग, सीतामढ़ी वो जगह है जिसको कहा जाता है कि सीता का प्राकट्य स्थली, और सीता का जन्म वहीं हुआ था। जनक ने जब खेत जोत रहे थे जहाँ, तो वहीं वो निकली थी ज़मीन से। वो जगह मेरे गांव जो है वो उसके बहुत पास में है। मतलब हम लोग सीता की धरती के लोग हैं, और हम लोग सीता को बहुत एक छोटी, एक स्थानीय देवी के रूप में हम लोग पूजते रहे थे हाल तक। पिछले 8-10 सालों में मैंने देखा कि सीता का उतना ही बड़ा कल्ट बन रहा है। सब कुछ वो धार्मिक एक बहुत बड़ा शहर बनता जा रहा है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि सीतामढ़ी उस तरह से अयोध्या की तरह बनता चला जाएगा। तो एक नए तरह का धार्मिक, इसके बावजूद कि हम धार्मिक, वो सीता और उस धर्म से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन हमारे अंदर वो धार्मिक कट्टरता नहीं थी उसको लेके। अब वो एक उभार बढ़ रहा है, जो एक नए तरह का बदलाव बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। जातिवाद अभी भी वैसा ही का वैसा है, साक्षरता अभी भी वैसी की वैसी है, तथाकथित बेरोजगारी अभी भी वैसी की वैसी है। वही सब कुछ है, सड़कें बन गई हैं, रौनक आ गई हैं। लेकिन एक महेश पुनेठा की कविता है कि सड़क तुम आई तो गांव में, लेकिन बहुत देर से आई हो। तो विस्थापन बहुत बड़ी बीमारी के रूप में, वो सब हम लोग, मेरे जैसे सीतामढ़ी में रहने वाले लाखों लोग दुनिया के अलग अलग शहरों में फैल गए। हम फेसबुक के पेज के माध्यम से, दूसरे तरह के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाते हैं, वी सीतामढ़ी पीपुल, लेकिन वो सब, उनमें से कोई सीतामढ़ी जाने की स्थिति में नहीं होता है। हमारी कल्पनाओं में सीतामढ़ी है, और वास्तविक जो सीतामढ़ी है इसमें बहुत दूरी आ गई है। वो अब बदल गया है। आप शुरू कर ही रहे थे इस बात को कि ईमेल और व्हाट्सएप के ज़माने में हम यहाँ पे 2 पीढ़ी के लेखकों से एक के साथ बैठे हुए हैं। महेश जी के पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, प्रभात जी के बालों में आंचलिकता दिखने लगी है थोड़ा थोड़ा, ऐसा ही जैसे अल्मोड़ा का हिमालय नवंबर में दिखना शुरू हो जाता है, आजकल नहीं दिख रहा है। तो महेश जी देखिए, अब लेखक लिखता है तो कोई उसे पढ़ता भी है। आपने एक दौर देखा, मैं कहीं पर आपको सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि जब पाठकों की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो उसका एक असर लेखक के मन पे कहीं ना कहीं होता है, लेकिन तब तक पाठक की प्रतिक्रिया जो एक दौर में आपके पास आती होगी, किसी पोस्ट कार्ड में, किसी अंतर्देशी में, या किसी आपके पब्लिशर के पास आती होगी, उसमें आपके पास समय है कि आप उसे पढ़ें, उसे गुनें, चाहें तो जवाब दें, न चाहें तो न दें। लेकिन अब आपकी कहानी फेसबुक पे है, अब आपकी कहानी तमाम वेबसाइट्स पे है, जहां आपकी कहानी को पढ़ते ही आपके बारे में राय निर्धारण करने का मेरे पास पूरा हक है। मैं आपको 1 स्टार दूं, मैं आपको 5 स्टार दूं। अब आपके पास रिएक्शन तुरंत आ रहा है, तो ये तुरंत जो रिएक्शन आ रहा है, क्या ये लेखक पर कोई असर डाल रहा है? देखिए मित्र, पहले तो इन दोनों रिएक्शनों में अंतर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जो पत्र आते थे, उन पत्रों में सचमुच ये लगता था कि कहानी पढ़कर सुविचारित रूप से पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब जो रिएक्शन आते हैं वो 2-3 तरीके के होते हैं। अगर पाठक बहुत समझदार है
तो वो 2-4 पंक्तियाँ उस कहानी के बारे में लिखता है, नहीं तो बहुत अच्छी और बेकार, या कुछ ऐसी भाषा में कुछ शब्द जिनका मैं यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ हम विभिन्न विचारों का एक साथ बैठ कर के आपसी बातचीत का परिवेश खोते जा रहे हैं। ये सबसे ख़राब बात आज के समय में हम देखने में आ रही है। हम ये चाहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही लिख। बेचारे भवानी भाई चले गए, जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख कहने वाले, लेकिन जिस तरह तू जी रहा है उस तरह तू दिख भी तो ये जो चीज़ है, भाषाई अंतर हवाई नहीं होता। मनुष्य के विचारों की जड़ें उससे जुड़ी होती हैं। आप किस जड़ से सोच रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं? क्या आप एक जैसे समाज में रह कर के बहुत खुश होंगे? क्या विविधताओं के नष्ट हो जाने से हम एक अच्छा समाज बना सकेंगे? अगर हम विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठकर बात नहीं कर सकते तो कभी भी एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिक्रियाएं देने वाले लोग अपनी भाषा में कम से कम विचार को जरूर लाएं। आज हवाई भाषा का प्रयोग प्रतिक्रियाओं में अधिक होता है। ये तो सही है कि आपने फेसबुक पर कहानी डाली और लाखों करोड़ों लोगों तक दुनिया भर में पहुंच गई। बाहर के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हमें नहीं जानते, वो ज़्यादा ईमानदार होती हैं। जो हमें जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं दिखावटी होती हैं। मैं लेखकों की प्रतिक्रियाओं को बहुत कम महत्व इसीलिए देता हूँ। मुझे आम पाठक, मोची, नाई, बढ़ई, कामगर, मजदूर, किसान, इनकी प्रतिक्रियाओं से और ख़ासकर काम करने वाली महिलाएं जब कुछ मिलता है तो मुझे लगता है कि सचमुच में आपने कुछ किया है। आप प्रभात जी के विषय में एक बात जो मुझे बतानी चाहिए थी, मैं देरी से बता रहा हूँ। प्रभात जी अपनी एक उनकी पुस्तक भी है और उसी पर वेबसाइट भी है, jankipull.com चलाते थे /हैं क्योंकि प्रभात जी ने पिछले दिन ऐलान किया है और उसका मॉडरेटर चेंज कर दिया है। प्रभात जी, आप तो इस टेक्नोलॉजी और उसके रिस्पॉन्स से ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं अगली पीढ़ी का हूँ, सर से जूनियर हूँ, तो मेरा जो अनुभव होगा, और मैं jankipull.com 2009 से चला रहा हूँ। जब इस तरह के चीज़ों को डिजिटल माध्यम से भी शुरू करना चाहिए, इसको लेकर सोच ऐसी थी कि जब मैंने jankipull.com ब्लॉग बनाया और मैंने अपने कुछ वरिष्ठ लेखकों को फ़ोन किया और कहा कि सर मैंने ब्लॉग बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए रचना लिखें, कुछ लिखें, तो उनका ये कहना था कि तुम तो अच्छे खासे लेखक हो, तुम कहाँ इन सब चक्करों में पड़ गए। मतलब तुम अब जो समय तुमको अपने लेखन में लगाना चाहिए तुम उस समय को ऐसे कामों में क्यों लगा रहे हो। लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा कि सर मैं तो यही करूँगा। मैंने लिखना छोड़ के, और एक बहुत बड़ा, देखिए इस सच्चाई को समझना होगा कि आज हम में से बहुत सारे लोग लेखकों को हिंदी विभागों से बाहर एक बड़ी दुनिया देखने पहचानने लगी है, पढ़ के अच्छी बुरी प्रतिक्रिया देने लगी है। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका सोशल मीडिया का है, फेसबुक का खास तौर पे, और वेबसाइट जानकीपुल जैसे वेबसाइट्स का है कि दूर दूर के लोग, हिंदी की बड़ी बड़ी पत्रिकाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन उनको एक सूत्र में जोड़ने वाले अखबार पत्रिकाएं नहीं थी। जो कमी इस मीडिया ने पूरी की है, भले ही बहुत लोग पढ़ते नहीं हो, लेकिन बहुत लोग किताबों के बारे में, लेखकों के बारे में जानने लगे हैं। हिंदी पट्टी में लिटरेचर फेस्टिवल होने लगे हैं जहाँ लेखकों को लोग पहचानने लगे हैं। मैं जब पढ़ने आया था दिल्ली में तो अपने बड़े बड़े लेखकों को मैंने देखता था कि उनको लोग नहीं पहचानते, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। लेकिन अब पुरुषोत्तम जी कहीं जाते हैं तो लोग पहचानते हैं। ये इन्होंने जिस तरह से इनके विचारों को और इनके लेखन को सोशल मीडिया ने भी कितना सम्मान दिया है कि यूट्यूब और फेसबुक और तमाम माध्यमों ने, सर इसके गवाह हैं। तो जिन लोगों ने इस माध्यम को सकारात्मक रूप में लिया, इसके माध्यम से अच्छी चीज़ों को प्रसारित करने का काम किया, वो भी उतने ही सफल रहे। रिस्पांस की बात आप कर रहे हैं, इतने अच्छे रिस्पांस आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दूर दूर गांव में बैठा हुआ आदमी, एक दुख मुझे ज़रूर है कि इसके कारण जो मेरे आदरणीय लेखक ने सलाह दी थी कि तुम अच्छे खासे लिखने वाले लेखक हो, कहाँ इसमें फंस गए। तो मुझे
हिंदी पट्टी में बहुत बड़ी जो युवा आबादी है वो जानकीपुल.com के मॉडरेटर के रूप में ही जानती है। वो इस बात को बाद में रिकग्नाइज करती है कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैंने कोठागोई जैसी किताब लिखी जो तवाइफों की संस्कृति पे हिंदी में अपने तरह की पहली किताब थी। तो लोग उसको बाद में कहते अच्छा सेम प्रभात रंजन हो आप तो मुझे दुख भी होता है लेकिन खुशी होती है कि मैंने एक नए माध्यम को उस समय अपनाने का खतरा उठाया जिसका नुकसान होता था, जो मुझे बतौर लेखक हुआ, लेकिन उस माध्यम के द्वारा मैं नए युवाओं में प्रसारित हुआ। और इसके बावजूद कि हिंदी देखिए अब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं बच रही है, मतलब अब स्कूलों में पढ़ने वाले लोग अब हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाद में आके दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव सोशल मीडिया ने हिंदी को दिया है। हमारा आज का जो टॉपिक है कहानी और हमारा रिश्ता, तो रिश्तों की परिभाषाएं बड़ी बदल गई हैं। आपने तो जिस दशक में कहानी लिखना शुरू किया, मैं कल्पना कर सकता हूं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि लिव इन शुरू हो जाएगा, फिर उसे पहले समाज मान्यता देगा, फिर घर वाले भी मानने लग जाएंगे, फिर हम LGBT देखते हैं, उसमें किसी एक पक्ष में हीन भावना है का शिकार रहा, किसी ने खुल के कहा, लेकिन अब धीरे धीरे एक मुहिम उसको लेके चल पड़ी है। तो ये जो रिलेशनशिप है, आपका रेडार इसे सेंस कर पाए है अभी तक? देखिए, रिलेशनशिप जो शब्द है ये बहुत व्यापक है। ये दो मनुष्यों के बीच का ही नहीं है, जिस समाज में हम रहते हैं उसका भी है। जिस ओर आपने इशारा किया वो एक खुले समाज की स्थिति है। मैं न तो लिव इन को बुरा मानता हूँ, न LGBT को बुरा मानता हूँ, और न उसे पिछड़ा मानता हूँ जो घर परिवार के बीच रहने वाला एक सामान्य मनुष्य है। क्योंकि संबंध जिसे कहते हैं उसकी असली परिभाषा आपको बचपन से मिलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप विकास करते हैं और आपको लगता है कि आप इतना विकास कर चुके हैं कि आपको संबंधों की आवश्यकता ही नहीं रह गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं, मेरी ही नहीं अनेक लेखकों की कहानियों में आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि हम अपने समय से आगे दिखना चाहते हैं। दिखना, होना, वस्तुस्थिति, यथार्थ, स्वप्न और कल्पना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इत्मीनान से बैठकर ठहर कर सोचने की आवश्यकता है। हम उदाहरण तो दूसरों के लें और जीवन अपना जिएं, जीवन दूसरों का जिएं और उदाहरण अपने दें, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। मेरा कहना यह है कि हम सबसे पहले ये न भूलें कि हम मनुष्य हैं, मानवीय संवेदना कोई चीज़ है, और मनुष्य हैं तो मनुष्य का समाज से कोई रिश्ता है। आप लिव इन में रहें चाहे कहीं रहें, अगर समाज से आप कट करके रहते हैं तो आप एक बेहतर मनुष्य नहीं बन सकते। आपकी कहानी का नायक, क्योंकि आप युवा हैं और आपके पास इंटरेक्शन युवा लेखकों का है, बिल्कुल उनकी कहानियों में ये विमर्श आ चुका है क्या? बिल्कुल आ चुका है। और आज का देखिए, मैं कहानियों का नायक युवा होने के साथ साथ मैं एक ऐसे पेशे में हूँ, हर साल मेरे साथ 18 साल के बच्चे जुड़ते हैं और हर साल 21 साल के बच्चे मुझसे जुदा हो जाते हैं। तो ये जो जीवन को लगातार नया होते देखना जो है, ये जो शिक्षण का अनुभव है, जिस पेशे का ये अनुभव भी हो सकता है, मैंने बतौर लेखक सीखा। और किस तरह से जीवन उनका बदल रहा है। हमारे ज़माने में लड़के लड़कियों में सिर्फ दोस्तियां नहीं होती थी, अब दोस्तियां बहुत कॉमन है। लोग दोस्त होते हैं और उसी तरह से दोस्त होते हैं जैसे होते हैं बहुत सारा। मैं तो अपने कस्बे सीतामढ़ी में मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि वहाँ लड़कियाँ जीन्स पहनने लगेंगी, बहुत आम है। तो ये जो बदलाव लगातार जो दिखता है मुझे बतौर शिक्षक, बतौर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाने का, वो अनुभव मुझे समृद्ध करता है और वो मेरी कहानियों में किसी न किसी रूप में आता है। मेरे पात्र उस तरह से, और आजकल के युवाओं में तो खैर जीवन बहुत मुक्त होता जा रहा है। जीवन में वो उस तरह की धारणाएं नहीं है, जैसे कोई प्रेम, कोई देवदास की तरह का प्रेम नहीं है कि प्रेम में ख़त्म हो जाना है। मतलब प्रेम को, उस प्रेम को भी एक उसके दर्द के साथ जीना है। एक अलग तरह की दुनिया बन रही है, एक अलग तरह का समाज बन रहा है, जिसको पकड़ना इस समय के लेखक के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, टेक्नोलॉजी ने हम सबसे ज़्यादा हमारी कल्पना को विस्तार दिया है। हम जहाँ तक सोच सकते थे, पुरुषोत्तम जी लियोनार्डो दा विंची की बात कर रहे थे कि उसने ऐसे ड्राइंग बनाए जो 400 साल बाद जाके वास्तविक बने। हवाई जहाज़ का ही पहला ड्राइंग उन्होंने बनाया था। तो कल्पना, हमारी टेक्नोलॉजी को कहाँ तक हम सोच सकते हैं, लेखक भी को भी तो वहीं तक पहुँचना चाहिए। लेखक की कल्पना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वास्तविकता ही रोज़ काल्पनिक होती जा रही है। एक चीज जिसके बिना मैं तो कम से कम आज के दिन में नहीं रह सकता, OTT, वेब सीरीज, फिल्म पे हम फिल्म को छोड़ देते हैं।
जब वेब सीरीज़ की बात करते हैं तो उसमें कई सीज़न और एपिसोड वाली वेब सीरीज़ भी है, फिर उसमें वो भी जोड़ देते हैं जो शॉर्ट फिल्म्स आजकल खूब चर्चाओं में है, खूब बढ़िया चल रही हैं। एक दौर हमने ऐसा भी देखा जब उपन्यासों एक चादर मैली सी की फिल्म बनी, सुपर हिट हुई, और ऐसे दर्जनों उपन्यास हैं जिन पर फिल्में बनी और हिट हुई। आज आपकी कहानी का कंटेंट टेलीविज़न या वेब सीरीज़ तक का सफ़र तय करने में कितना वक्त लगा रहा है? अभी भी ये दूरी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि जो हिंदी कहानियों की दुनिया है, देखिए मैं तो जिस शहर में बैठा हूँ, सबसे पहला टेलीविज़न सोप ओपेरा मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था, जो अल्मोड़ा के थे। वो कहते थे कि जो टेलीविज़न धारावाहिक हैं, जो अब OT के हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो कहते थे कि ये पर्दे के उपन्यास हैं उनके। अगर आप बुनियाद को खास करके देखें तो विभाजन को लेकर एक बेहतरीन उपन्यास की तरह है वो तो। लेकिन ये जो साहित्यिक हिंदी की दुनिया है और जो वेब सीरीज़ की हिंदी की कहानियों की जो दुनिया है, इसके बीच में अभी भी बहुत दूरी है। वो उनका, मैं ये बतौर लेखक, साहित्यिक लेखक, गंभीर लेखक होते हुए भी ये कहने का जोखिम उठाता हूँ कि उनके जो रिसर्च होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं जिनकी जो उनका जो शोध होता है बहुत प्रभावित करता है। हम लेखक उतना शोध करके नहीं लिख रहे हैं आजकल। ये जो आपने तात्कालिकता वाला एक सवाल सर से पूछा था, उसका जवाब यह है कि हम ये जानते हैं, ये लेखक अब समझने लगा है कि उसके सामने कम से कम सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है, जो फेसबुक पर लाइक करके ही कम से कम उसके साथ, उसके लेखन को साथ देगा, वो क्या पढ़ना चाहता है। और जब लेखक उसी को ध्यान में रख के लिखना चाहता है, और जबकि वेब सीरीज़ बनाने वाले उस सोच से आगे निकल कर काम कर रहे हैं, हमारी कल्पनाशीलता को अधिक विस्तार दे रहे हैं, हम बतौर लेखक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये दूरी है। ये मैंने महेश जी के से जवाब इसमें बाद में इसलिए मांगा क्योंकि महेश जी की पीढ़ी के कई लोग मुझे कह चुके हैं कि हम तो टीवी नहीं देखते हैं, जाओ तुम्हारा टीवी ऐसा कुछ दिखाता ही नहीं कि हम देखें। महेश जी अब आप बताइए। देखिए, मेरी पीढ़ी के लेखकों ने कहा होगा कि टीवी नहीं देखते, मैं तो टीवी रोज़ देखता हूँ। टीवी रोज़ देखने का मतलब नहीं है कि मैं खबरें सुनता हूँ, क्योंकि अब तो आलम यह है ना कि बाखबर हमें मगर अखबार नहीं है। तो ऐसे में समाचारों को छोड़कर दूसरी चीज़ें देखना, और जिस तरफ आपने संकेत किया OTT, आप देखिए कि वहाँ पर दिखाए जाने वाले अनेक आयोजन ऐसे हैं जिन्हें आप बंधा हुआ दर्शक बनकर देखते हैं। उसके पीछे उनकी तैयारी की एक गंभीर भूमिका होती है। और ऐसे भी हैं कि 5 एपिसोड के बाद छठा बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। मैं हर तरीके के कार्यक्रम देखता हूं और ये पाता हूं कि व्यवस्था का अंकुश कहां कहां है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जिस OTT को हम ये मान के चलते हैं कि अनसेंसर्ड चीज़ आप देख सकते हैं, वहाँ भी व्यवस्था मौजूद है। इसलिए मुझे ये कहना है कि दर्शकों को अपनी सोच का विकास करना चाहिए, और ये नहीं मानना चाहिए किसी कहानीकार को कि अगर आप ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो लीजिए, अब मैं ऐसी कहानी लिखूँगा। और मैं उन लेखकों में से भी नहीं हूँ जो ये कहूँ कि मुझे पाठकों की परवाह नहीं। पाठक को मैं उसी तरह से एक साहित्य समाज का मालिक मानता हूँ जिस तरह से अखबार पढ़ने वाला खरीदार। आप अखबार के मालिक को अखबार का मालिक समझते हैं जो कंपनी का मालिक है, मैं कहता हूँ कि पाठक कंपनी का मालिक है। इसलिए इन दोनों संबंधों को समझते हुए हम अपने समय में परिभाषाएं तय करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि टीवी नहीं देखते, मत देखिए, इससे क्या होता है। टीवी ज़रूर देखिए, अपने समय के साथ तो आपको जुड़े ही रहना है। एक तो मैं आप तीनों की सराहना करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण और विचार उत्तेजक बात की है। दूसरे, चूँकि हमारे 2 महत्वपूर्ण कहानीकार यहाँ बैठे हैं और आप भी, जो आप संबंधों में और रिश्तों में बदलाव की बात कर रहे थे, तो केवल हमारे ही समाज में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक खास ट्रेंड ये है कि मिसाल के तौर पर आप लिव इन के प्रति बहुत ओपन हैं, LGBTQ के प्रति बहुत ओपन है, लेकिन आप कल्चरल अदर के प्रति ओपन नहीं। यानी लिव इन के आप समर्थक हैं, लेकिन लिंचिंग पर आपको लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यूरोप से उदाहरण लें अगर, तो आप LGBTQ के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन हिस्पैनिक जो हैं उनको औकात में रखना जरूरी है। यानी एक साथ एक इंक्लूसिव दृष्टिकोण और उसी के साथ एक एक्सक्लूजन, ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं।
मुझे लगता है कि हमारे कहानीकारों को, उपन्यासकारों को ये एक चुनौती है। मेरी जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन मैं ऐसे पात्र की खोज में हूँ और उस पात्र के विश्लेषण की, जो मिसाल के तौर पर लिविन के प्रति बहुत ओपन है और उसी के साथ लिंचिंग से उसे कोई ऐतराज नहीं। माँ उसे लगता है कि ठीक हो रहा है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड या जो भी आप उसको कहिए, लेकिन मैं उसको कहूँगा कि एक तरह की, मेरा प्रिय शब्द इसके लिए होगा स्प्लिट पर्सनैलिटी। आप एक लेवल पर प्रोग्रेसिव है, दूसरे लेवल पर आप घोर रिएक्शनरी है, और इस स्प्लिट का आपको एहसास नहीं है। तो ये बात मन में आई इसीलिए क्योंकि बहुत विचार उत्तेजक बातचीत हो रही थी, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। सवाल मेरा कोई नहीं है। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का हृदय से आभार, शुक्रिया कि आप इतनी देर यहाँ बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद।